चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बच्चों ये जो जेई की मंजिल है ना, और इसका जो ये सफ़र है बहुत ही सुहाना होता है। यहाँ पे आपको अपने बहुत सारे दोस्त मिलते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी जो यादें होती है वो मिलती है, और ये आपको एक ऐसे डेस्टिनी पे पहुंचाती है जहां पे आपके लिए बहुत ही सुंदर एक आईआईटी का दरवाजा होता है। और जब उस दरवाजे में आप प्रवेश करते हैं ना, तो भाई आपकी जो लाइफ है वो सुंदर से अति सुंदर हो जाती है। तो भाई स्वागत है आपका रफ्तार बैच में, जहां पे माई सेल्फ रौनक और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं सर्कल का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर अपन क्या क्या करने वाले हैं। अपन करने वाले हैं बच्चों पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स, कि भाई दो सर्कल की पोजीशन में क्या क्या चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है कॉमन टेंजेंट, और फिर है बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, देखिएगा भाई आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पर अगला जो लेक्चर है वो अति इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि अपन ने जितना भी इस सर्कल चैप्टर में पढ़ा है उसका पूरा सार, उसका बहुत ही बेहतरीन सवाल जो है वो अपन कल के लेक्चर में करने वाले हैं। हाँ, तो भाई आज का लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल के लेक्चर के लिए ये क्या है, आपके लिए एक पाथ है। मतलब आज के लेक्चर और कल का लेक्चर मिला के बहुत ही बेहतरीन लास्ट में आपके लिए सवाल होने वाले हैं। तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना क्या कल के लेक्चर के लिए तुम लोग तैयार हो। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर चालू करने से पहले मैं उन सारे बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए बहुत ही अच्छी बेस्ट विशेष करी थी ताकि मैं जल्दी से ठीक हो सकूं। ठीक है, थोड़ा गला अब ठीक है पर थोड़ा सा अभी भी है। ठीक है, और दूसरी चीज शादियों का माहौल चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे से, तो आपको पता चल जाएगा, आपको एक डिफरेंस महसूस होगा। ठीक है, आप बता सकते हैं वो डिफरेंस क्या है। चलिए तो ये सब बातें हुई और आज चालू करते हैं अपन अपने लेक्चर को। तो भाई तैयार हो जाइए, सीट पे बेल्ट बांध लीजिए, हाथ में पेन और सामने कॉपी किताब लेकर चालू कर दीजिए। पहली चीज जो अपन करने वाले, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्कल्स एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। बच्चों इस टॉपिक में ध्यान से देखिएगा, मैं किस किस चीज की बात करूंगा। मैं तुम्हें बात करूंगा कि आपकी सर्कल्स हैं, ठीक है, दो सर्कल हैं, अब उनका क्या क्या पोजीशन हो सकता है। लाइक दोनों दूर हो, ऐसा हो सकता है दोनों टच कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों क्या हो रहे हो भाई, है ना, एक दूसरे को कट कर रहे हो, और बहुत सारी जो डिफरेंट चीजें हैं वो हो सकती है। तो भाई अपन ये सारी पोजीशंस की बातें करेंगे और ये देखेंगे उनमें कॉमन टेंजेंट कितनी बन सकती है। अच्छा, उनकी कंडीशंस क्या क्या होंगी और किस किस तरीके से ये सवाल पूछे जाते हैं सर्कल चैप्टर में। अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट और पोजीशन ऑफ टू सर्कल पे हर साल कहीं ना कहीं आपको एक सवाल तो दिखेगा ही दिखेगा। तो ये सवाल आपके लिए, ये लेक्चर आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना ये टॉपिक। ठीक है, तो भाई बिल्कुल आप अच्छे से इस लेक्चर को कीजिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर है। ठीक है, तो भाई चालू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला अगर मैं आपसे बोलूं कि दो सर्कल की पोजीशंस क्या हो सकती, तो भाई ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं बात कर रहा हूं दो सर्कल्स की, ठीक है, यहां पे मैंने आपके लिए क्या किया, पहला कंसेप्ट जो है उसको मैं बनाने के लिए, देखिएगा मैंने ऐसा कुछ बोल दिया कि सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। सर्कल क्या इंटरसेक्ट नहीं करे। इस केस में बच्चों जब आप सर्कल्स बनाएंगे तो वो इस टाइप के दो सर्कल्स आपके पास बन जाएंगे, है ना। सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट, क्या ये सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, अपन क्या बोलेंगे, एक सेकेंड रुकना, देखें भाई अपन ने पहला टॉपिक बोल दिया सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट। लिख लीजिए इसे, सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट। अब इस केस में समझिएगा बच्चों क्या होने वाला है। आपके पास ये पहला सर्कल बन गया, ये पहला सर्कल बन गया, और बच्चों ये क्या हो गया, दूसरा सर्कल बन गया। ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसकी कंडीशन क्या होगी, तो ध्यान से देखना, इस वाले सर्कल का सेंटर C1, इस वाले सर्कल का सेंटर C2। बच्चों ये वाली जो चीज है ये हो गई R1, ये हो गया आपके पास R2। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैं पहली चीज बोलता हूं कि भाई अगर आप C1 C2 की वैल्यू निकालते, क्योंकि दो सर्कल्स अपन को पता है तो उनका सेंटर अपन को पता है, उनका रेडियस अपन को पता है, तो क्या दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो? आराम से निकाल लेंगे सर। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है और दूसरी वैल्यू R1 प्लस R2, आप मुझे बता सकते हो इनमें से क्या बड़ा होगा और क्या छोटा होगा? तो आप बोलोगे सर क्योंकि ये दोनों दूर दूर हैं तो C1 C2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो पहली कंडीशन
ये होगी कि भाई अगर दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से बड़ा है तो भाई C1 C2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 से बड़ा हो जाएगा। तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि सर्कल जो है दूर दूर है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने क्या दूसरी चीज देखनी चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो सकती है। अगर नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, एक टेंजेंट, एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींच सकते हो आप, 2, है ना। अब ध्यान से देखना, 2 टाइप की टेंजेंट अपन देखेंगे। ये पहली लाइन मैंने बोल दी, ये पहली लाइन हो गई। देखना बच्चों, ये लाइन ऐसी खींच दी, ये पहली लाइन हो गई जो इसकी टेंजेंट है। ये दूसरी लाइन खींच दी मैंने जो इनकी कॉमन है, मतलब दोनों के लिए टेंजेंट है। समझ रहे हो ये बात? ये दूसरी लाइन हो गई। ये 2 तो ऐसी बाहर वाली टेंजेंट होगी। दूसरी तीसरी टेंजेंट देखना बच्चों, ये हो गई। एक और टेंजेंट इस केस में बन सकती है, ये। तो इस केस में बच्चों कितनी टेंजेंट आपके पास बन सकती है, 4। हाँ, आगे जाके ये दोनों भी मिल जाती है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी अपन बाद में देख लेंगे। पर अगर मैं तुमसे बोलूं इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट है, तो बच्चों आप बोल दोगे 4 कॉमन टेंजेंट्स। कितनी है? 4 कॉमन टेंजेंट्स। अरे समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पे इससे हर साल सवाल पूछा जाता है। अगर आपको 2 सर्कल बोलेगा और बोलेगा कि भाई इनकी कॉमन टेंजेंट कितनी है, दोनों की जो सेम टेंजेंट है, तो आप कितनी बोल दोगे? 4, अगर वो सर्कल दोनों क्या है, दूर दूर है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? अब बच्चों नेक्स्ट बात मैं क्या करता हूं, सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो भाई अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका फिगर तुम बना सकते हो, बोलोगे हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं बना सकते। देखें, ऐसा एक फिगर हो सकता है, और बच्चों ऐसा दूसरा फिगर भी आपके पास हो सकता है। ये क्लियर है? अब इस केस में सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन द हिस्ट्री ऑफ जेई। क्यों? क्योंकि इससे सवाल बनता ही बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। मैं सारे आज पीवाईक्यूज भी लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा इसके सवाल कैसे कैसे बनते हैं। तो बच्चों अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा है ना। अब इस केस में अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई ये इसका सेंटर हो गया, ये क्या हो गया इसका सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया C2। बच्चों अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो भाई ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। मुझे ये बता दीजिए, अगर इस वाले रेडियस को R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया, तो क्या C1 C2 की जो डिस्टेंस है और R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है, इन दोनों में आप कुछ देख सकते हो कि ये बड़ी होगी, छोटी होगी या बराबर होगी? तो आप बोलोगे सर क्योंकि देखो C1 प्लस C2 ये दोनों एक दूसरे की कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो ये नॉर्मल हो गया, तो भाई ये वाली जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगी। और अगर बराबर हो जाएगी तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब बच्चों बात आती है सर इसमें कॉमन टेंजेंट्स कितनी आएंगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, मैं कैसे पता करूं? तो देखो ध्यान से देखो, पहली टेंजेंट अपन खींचते हैं। देखें भाई, पहली टेंजेंट बच्चों ध्यान से देखना, यहां पे इस टाइप की हो सकती है, ये बाहर से। क्लियर है? ये इस तरीके की टेंजेंट जो होगी वो कॉमन टेंजेंट पहली वाली हो जाएगी। दूसरी टेंजेंट बच्चों ऐसी हो सकती है, ये। क्लियर है? और तीसरी टेंजेंट कौन सी हो सकती है, जो अंदर से निकल जाए इस पॉइंट पे जहां पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, टच कर रहे हैं। देख लो भाई, ऐसी 3 टेंजेंट इसके केस में हो सकती है, जहां पे आप क्या बोलोगे कि भाई यहां पे 3 टेंजेंट जो हैं वो बन रही है। पर केस कैसे पता चलेगा? केस पता चलेगा C1 C2 और R1 प्लस R2 से। C1 C2 से आप C1 C2 दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे, और R1 प्लस R2 से आप ये रेडियस और ये रेडियस का सम निकाल लोगे। अगर बाई चांस ये बड़ा आ गया तो आप क्या बोलोगे, सर ये एक दूसरे को बाहर टच कर रहे हैं, और टच कर रहे हैं तो इसकी 3 टेंजेंट हो सकती है। अब सवाल उल्टा भी दे सकता है, वो बोले भाई 2 सर्कल्स की 3 कॉमन टेंजेंट है,
और भाई आपको बोलते C1 C2 पता है, आपको R1 पता है, आप R2 निकालो, तो कंडीशन लगा सकते हो आप, है ना भाई। आप तो पोजीशन देखो, दो सर्कल की पोजीशंस बनाओ, आप अपने आप निकाल लोगे। तो ये केस समझ में आया आपको कि C1 C2 किसके बराबर हो जाएगा इस केस में, R1 प्लस R2। क्या ये क्लियर है आपको? लिख लो इसे, इसे जल्दी से लिख लें आप। चलें आगे चलें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप जेई के पेपर्स को उठा के देखोगे ना, अगर कॉमन टेंजेंट पे सवाल है तो इससे सबसे ज्यादा है। ठीक है, चले आगे अगले केस की तरफ। सर्कल इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स। ये अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर दें, अगर इसका डायग्राम ड्रॉ कर दें तो आपको पता चलेगा ये ऐसा कुछ बन रहा है। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इनकी कॉमन टेंजेंट्स कितनी है, तो देखें पहली कॉमन टेंजेंट ऐसी आ जाएगी, ये पहली आ गई, और दूसरी कैसी आ जाएगी, ऐसी, ये ऐसी। देखो एक टेंजेंट ये आगे भी जाएगी, है ना, ये ऐसा नहीं है यहीं रुक गई, आगे भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कितनी टेंजेंट आ जाएगी, 2। क्लियर है क्या? हाँ, आगे जाके अगर इनकी रेडियस अलग लगे तो मिल जाएगी जाके, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं बोलूं कि अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट करें तो कितनी कॉमन टेंजेंट होगी इसमें, 2। अब बच्चों बात आती है इसकी कंडीशन पहचाने कैसे। तो देखना बच्चों, अगर मैं बोलता हूं ये इसका सेंटर है C1, ये इसका सेंटर है C2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये रही, तो आप मुझे बता दीजिए कंडीशन क्या आएगी। तो आप बोलोगे सर C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से क्या है, कम है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि C1 C2 इज लेस देन क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2। इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई C1 C2 की जो पोजीशन, मतलब 2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, वो R1 प्लस R2 से क्या है, कम है ना। अच्छा, ये अब एक और चीज देखना, अगर मैं लिख लो, आप इसको पहले लिख लो, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा भी दे सकता हूं कि C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। तो भाई आप डायरेक्ट ये भी बता सकते हो कि इसकी 2 कॉमन टेंजेंट आपके पास आने वाली है। इसे लिख ले आप जल्दी से। अब अगर आप देखेंगे इसके अंदर, देख C1 C2 R1 प्लस R2 से कम हो गया। अब मैं आपकी जो नजर है ना, वो एक और केस की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां पे ध्यान से देखना, सुनना बच्चों। ये एक सर्कल हो गया और ये दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, दूसरा सर्कल हो गया ये। अब यहां पे भी आप देखोगे वो सेम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कैसे? तो देखो भाई, यहां पे भाई ये C1 हो गया, है ना, और ये C2 हो गया। ये क्या हो गया, C2। बच्चों C1 C2 की जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से वैसे भी कम है, क्योंकि R1 तो देखो ये रहा, है ना, R1 ये रहा और R2 ये रहा। तो सोचो ये तो C1 C2 R1 से कम है, तो R1 प्लस R2 से तो कम होगा ही होगा। तो आप इसको और इस वाले केस को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो उसके लिए एक और कंडीशन होती है। तो इस केस में 2 कंडीशन होती है बच्चों। ये R1 माइनस R2 से क्या हो जाता है, मॉडुलस से बड़ा हो जाता है। तो आपको इस वाले केस में 2 आपके पास कंडीशन होती है कि C1 C2 R1 प्लस R2 से कम है, पर R1 माइनस R2 के मॉडुलस से क्या है, ज्यादा है। अब इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कितनी कॉमन टेंजेंट है, तो आप कितनी बोल दोगे, 2 कॉमन टेंजेंट। क्लियर है क्या? तो इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट है, लिख लीजिए 2 कॉमन टेंजेंट। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल आए तो आप बिल्कुल दोनों कंडीशन लगाना मत भूलना। नेक्स्ट है बच्चों, 2 सर्कल टचेस ईच अदर इंटरनली। अब एक्सटर्नली नहीं, अंदर से इंटरनली, मतलब ऐसा एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, और दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है, तो देखो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, और अगर यहां पे आप लाइन खींच दे तो भाई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। तो भाई लाइन खींच देते हैं अपन, देखें ये ऐसी मैंने एक लाइन खींच दी, देख लें भाई, जो इसको इस पॉइंट पे टच करी। तो भाई आपकी कितनी कॉमन टेंजेंट आ जाएगी इस केस में, 1। पर अब कंडीशन क्या होगी, तो भाई कंडीशन में देख लेना, ये कंडीशन ऐसी होगी क्योंकि ये C1 है बच्चों, देखना, और ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है, और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो देखना भाई, यहां से यहां तक इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया। तो बच्चों C1 C2 जो है उसको लिख सकते हो क्या, C1P माइनस C2P। देखो ऐसा लिख सकते हो, C1P माइनस C2P C1 C2।
और बच्चों C1P है ना कैपिटल R है, मतलब आप बोल दोगे C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस क्या आ जाएगा R2, मॉडुलस लगा देना। तो अगर C1 C2 R1 माइनस R2 के मॉडुलस के बराबर है तो आप क्या बोल दोगे, ये दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे। हाँ, अगर यहां प्लस होता तो एक्सटर्नली टच हो जाता। इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होती है, 1। 1 कॉमन टेंजेंट जो है वो इस केस में बच्चों बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो कंडीशन याद रखना, जब माइनस होता है तो एक होती है वो इंटरनली टच करने वाली होती है, और अगर प्लस होता है तो 2 होती है कॉमन, मतलब कॉमन टेंजेंट कितनी बन जाती है उस केस में 3, और यहां पे प्लस आता है और उस केस में C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नली इन दोनों को टच करते हैं। चलते हैं आगे। वन सर्कल लाई कंप्लीटली इनसाइड द अदर, मतलब एक बड़ा सर्कल है, एक शार्क बड़ी वाली है, ये बड़ी वाली सर्कल। अरे रुक जा, हाँ देखें भाई, यहां पे आपके पास एक बड़ा सर्कल है, इस बड़े सर्कल के अंदर समाया हुआ एक छोटा सर्कल है। देखें ये छोटा सर्कल आपने समा दिया। इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट बच्चों 0 होती है। नंबर ऑफ टेंजेंट, कोई टेंजेंट आप बना ही नहीं सकते, कोई एक ऐसी लाइन नहीं होगी जो दोनों को टच करके निकल जाएगी। और अगर कोई भी लाइन नहीं होगी ना बेटा, तो भाई ये लिख लेना, एक भी कॉमन टेंजेंट इसकी नहीं आएगी। तो आप क्या बोल दोगे, इस केस के अंदर नो कॉमन टेंजेंट यानी 0। और आप इसकी कंडीशन लिखना चाहते हो तो बच्चों C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 का मॉडुलस है ना भाई। R1 माइनस R2 से अगर ये कम हो गया तो भाई आप क्या बोल दोगे, क्यों, रीजन ये देखो, ये C1 है, ये C2 है। अगर ये टच करती तो R1 माइनस R2 हो जाता, पर भाई ये तो टच ही नहीं किया, ये तो क्या कर दिया, C1 C2 इज लेस देन क्या हो गया, R1 माइनस R2। तो इस केस में 0 कॉमन टेंजेंट लिख लीजिए, 0 कॉमन टेंजेंट। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट आ गई आपके पास, 0। लिख लें आप इसे। तो भाई अगर ऐसे कंसेप्ट आए तो तुम लोग सवाल कर लेना, है ना। चलें आगे। अब देखो इसके मैं सवाल लेकर आया हूं आपके लिए, जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल मेंस में आए हुए हैं, ये अपने आप से बने हुए कहीं से नहीं है। ठीक है, ये सारे सवाल मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, और कोटा के जो मटेरियल है उसकी एक खास बात है कि यहां से हर बार मेंस में कहीं ना कहीं आप देखोगे 20 to 30% सीधे सवाल आते हैं। ठीक है, तो भाई आप जरूर से लगाइएगा ऐसे सवालों को, तो बिल्कुल। ठीक है, देखो दोनों सर्कल क्या बोल रहे हैं, टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, लिख लो, टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, ईच अदर एक्सटर्नली। तो भाई आप इसकी मुझे वैल्यू बता दें, एक्सटर्नली। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। तो भाई 1/a² प्लस 1/b² का वैल्यू क्या होगा। तो अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो आपको पहले कंडीशन लिखना पड़ेगा कि जो C1 C2 है बच्चों वो किसके इक्वल आता है, R1 प्लस R2 के मॉडुलस के। बस ये कंडीशन आपने लिखा, आपका सवाल हो गया। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो बच्चों C1 आ जाएगा आपके पास -a, 0, और वहीं अगर R की बात करूं √ टाइम्स ऑफ a² माइनस c, तो भाई ये R1 हो गया। सिमिलरली बच्चों C2 लिखूं तो वो हो जाएगा 0, -b, और अगर R2 की बात करूं √ टाइम्स ऑफ b² माइनस कितना हो जाएगा, c। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप R1 भी लिख सकते हैं, R2 भी लिख सकते हैं, C1 भी लिख सकते हैं, C2 भी लिख सकते हैं। अब मैन्युपुलेशन कैसे करनी है अपन उस पर बात करते हैं। बच्चों C1 C2 देखना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे ये आ जाएगा √ टाइम्स ऑफ, देखें, दिस माइनस दिस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² प्लस b² इज इक्वल टू R1 प्लस R2 विच इज √ टाइम्स ऑफ a² माइनस c प्लस √ टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, b² माइनस c। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू लाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर खोल दिया, है ना भाई, स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² इज इक्वल टू, देखें यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो बच्चों ये चीज क्या बन जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √ कितना आ जाएगा, a² माइनस c इंटू b² माइनस c। अब भाई a² और b² से a² b² क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल। अब देखना भाई यहां पे मैंने क्या बोला, अगर आप c और c को ऐड करोगे 2c आएगा, उसको इधर ले आओ। तो भाई यहां से आपके पास कंडीशन आ गई 2c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √ देखें भाई ये बन गया a² माइनस c मल्टीप्लाई b² माइनस c। देखें ये 2 से 2 को भी आपने क्या किया, कैंसिल। दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर दो, जैसे स्क्वायर करोगे आ जाएगा c² इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा a² b² माइनस a² c माइनस b² c प्लस c²। देखो c² से c² को भी क्या कर दो, कैंसिल। अब देखना बच्चों, इन दोनों माइनस वाली क्वांटिटी को मैं इधर लेकर आया, जैसे ही मैं इसको इधर लेकर आया ये आ जाएगा a² b² इज इक्वल टू a² c प्लस b² c।
मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी? मुझे वैल्यू निकालनी थी 1/a² प्लस 1/b²। तो उसके लिए देखना मैंने क्या किया, इसको नीचे ले आया। तो बच्चों 1 इज इक्वल टू a²c/a²b² प्लस b²c/a²b²। a² से a² गया, b² से b²। तो बच्चों 1 इज इक्वल टू हो गया c/b² प्लस c/a²। इस c को उठा के इधर ले आओ, तो 1/a² प्लस 1/b² किसके इक्वल आ गया? 1/c के। तो इस तरीके से आप 1/a² प्लस 1/b² की वैल्यू निकाल सकते हो और बोल सकते हो ये किसके इक्वल आएगा? a के। लिख लें आप इसे लिख लें। बेहतरीन सवाल है जो मेंस में आया हुआ है। PYQs की बच्चों ने डिमांड की थी और मैंने फिर कहा था तुम्हारी हर एक डिमांड फुलफिल होगी। तो बच्चों ने बोला था सर PYQs लेकर आओ, तो ये PYQ हो गया आपका। ठीक है, चलें आगे चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोलता है भाई? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। एक और PYQs आपके लिए भाई, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बतानी है। तो देखो फिर से वही काम, दोनों सर्कल की पोजीशन निकालो भाई। अगर मैं C1 की बात करूं तो इस केस में बच्चों C1 कितना हो जाएगा? -1, -4। और अगर मैं C2 की बात करूं तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 0, -5। क्लियर है क्या? अब भाई R1 की भी बात कर लेते हैं। तो R1 कितना हो जाएगा बच्चों? √ टाइम्स ऑफ, देखें g² प्लस f² माइनस c विच इज इक्वल टू 1 प्लस 16 प्लस कितना हो गया बच्चों? 23। ये किसके इक्वल हो गया? R1 इज इक्वल टू देखें 16 और 40, यानी R1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2√10। एट द सेम टाइम आप R2 भी निकाल सकते हैं इजीली। देखें R2 किसके इक्वल आएगा बच्चों? ये आ जाएगा √ टाइम्स ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 19। तो ये किसके इक्वल आ गया? √ टाइम्स ऑफ 6। क्लियर है क्या? अब बच्चों R1 आ गया आपके पास, ये R2 ये आ गया। ठीक है ना, देख लो कहीं गलती तो नहीं हुई। ठीक है, 17, ये 40 सही है, R2 भी ये सही है, और ये भी आपके पास कितना आ गया? 0,5 है ना, 0, कितना आएगा? 5। क्लियर है? अब भाई निकालते हैं अपन, आगे करते हैं। देखें अब मैंने क्या किया, C1 C2 की वैल्यू निकाल ली। C1 C2 इज इक्वल टू √ टाइम्स ऑफ बच्चों ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 81 और 82 है ना, ये C1 C2 आ गया। और अगर मैं R1 की वैल्यू निकालूं तो ये 2√ ये है और R2 की वैल्यू ये है। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करते हैं, ध्यान से देखना। √80 बच्चों 6 6 जा 36, 7 7 जा 14, 8 8 जा 9 9 जा, ये वैल्यू जो है वो 9.1 के लमसम होगी। क्लियर है? और अगर मैं ये वाली वैल्यू निकालूं √10 कितनी होती है अगर आप निकालो तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली जो वैल्यू है ना, ये पहले तो इसकी बात करें, ये 2.3 के लमसम हो सकती है ना। 2.2 कितना आएगा? 22 का स्क्वायर नहीं होगा, 23 25 24 576 होता है। ठीक है, 25 यानी 2.45 के लमसम होगी। क्लियर है? और ये वाली वैल्यू कितनी होगी? तो आप देखोगे √10 कितना होता है बच्चों? 3.1, यानी ये हो जाएगा 6.2 के लमसम। देखो अब भाई बताओ, C1 C2 जो है वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है ना। तो भाई अब यहां से मुझे ये पता चल गया कि दोनों सर्कल जो हैं उनके सेंटर R1 प्लस R2 से क्या है? दूर हैं। तो इस केस में आपके पास कितनी कॉमन टेंजेंट आ जाएगी? 4। क्लियर है क्या? तो इस तरीके का अगर तुम्हारे पास सवाल आता है तो तुम लोग कर लोगे क्या? चलें आगे, अगले बात करते हैं कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द 2 सर्कल। अब 2 कॉमन टेंजेंट जब आएगी आपके सर्कल्स की, उनको निकाला कैसे जाए? ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो बात करते हैं सर जो सारी कॉमन टेंजेंट आती है उनका सेम नाम होता है क्या? नहीं, उनके 2 टाइप के नाम होते हैं। देखें भाई कॉमन टेंजेंट 2 टाइप की होती है, एक होती है DCT और बच्चों दूसरी कौन सी होती है? TCT। बच्चों DCT को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और बच्चों इसका नाम क्या होता है आपके पास? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका नाम क्या होता है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है कि सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है, पता कैसे करें? तो बच्चों देखो सुनना, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है? देखना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ए टेंजेंट टचिंग द 2 सर्कल एट डिफरेंट पॉइंट्स and not intersecting the line of centers between the centers as shown in figure। देखें ये है और ये है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब
देखो अब ये इतनी भाषा मुझे तो नहीं आई समझ में, ठीक है, ये हो गई एक स्टैंडर्ड बुक की भाषा। मैं बताता हूं देसी लैंग्वेज, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। देखना मैंने क्या बोला, अगर दोनों सेंटर्स, बच्चों सुनना फिर से, अगर टेंजेंट लाइन के सेम साइड है, दोनों सेंटर टेंजेंट लाइन के सेम साइड है, तो उस केस में बच्चों क्या बनेगी आपके पास, डीसीटी। लिख लो, ये इतनी भाषा तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों सेंटर टेंजेंट लाइन के सेम साइड है तो डीसीटी बनेगी, और अगर दोनों सेंटर बच्चों अगर अलग अलग साइड हैं तो उस केस में क्या बनेगा आपके पास, टीसीटी। मतलब अगर टेंजेंट लाइन है, एक सेंटर इधर एक सेंटर इधर, तो भाई टीसीटी, अगर दोनों एक साइड हैं तो डीसीटी। क्या क्लियर है क्या? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि डीसीटी क्या है, तो भाई आप एक ही लाइन बोलोगे कि सर दोनों सेंटर टेंजेंट लाइन के एक साइड होने चाहिए। टीसीटी क्या है, दोनों सेंटर टेंजेंट लाइन के अलग अलग साइड होने चाहिए, बस सीधी बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप डीसीटी और टीसीटी को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। अब देखें भाई, अब बात करते हैं कि भाई डीसीटी और टीसीटी निकाली कैसे जाए। ध्यान से सुनना बच्चों, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूं। देखना भाई, ये एक आपके पास क्या है, देखना ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। सुनना फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यूं ही हवा में बता दूंगा मैं, है ना। देखना ये C1 है, ये C2 है, और आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इन दोनों को क्या किया, ज्वाइन किया। मैंने बच्चों क्या किया, थोड़ा सा और इसमें कारनामा कर दिया और इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया। अब यहां पे आपने इसके लिए पहली टेंजेंट लाइन बना दी, ये पहली टेंजेंट लाइन होगी। और बच्चों इसके लिए मैंने क्या किया, दूसरी टेंजेंट लाइन बना दी। एक सेकेंड, देखना ये टेंजेंट दूसरी, क्लियर है क्या? थोड़ी सी सीधी कर लेना यार, है ना। अगला, इसके लिए मैंने दो टेंजेंट और बनाई जो अंदर वाली है। ये पहली टेंजेंट लाइन है, ये दूसरी टेंजेंट लाइन। ये बच्चों TCT1 है, ये TCT2 है, देखना। और बच्चों ये DCT1 है, और ये क्या है आपके पास, DCT2। ऐसा है कुछ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये पहला सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है, ये पॉइंट को मैंने बोल दिया P, और ये पॉइंट आ गया Q, ठीक है। निकालना कैसे है DCT, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आपको दो सर्कल गिवन होंगे, आपको बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, और उनकी इक्वेशन भी बता दो। तो भाई पोजीशन से ये तो पता चल जाएगा कि कॉमन टेंजेंट क्या है, पर इनकी इक्वेशन निकालने के लिए आपको P और Q निकालने पड़ेंगे। ध्यान से देखना, अब P और Q निकालेंगे कैसे, तो लिख लीजिए P पॉइंट P डिवाइड्स C1 C2 डिवाइड्स C1 C2 इंटरनली इन R1 रेशो R2, है ना भाई। ध्यान से सुनना, ये सेंटर क्यों हुआ, ये उसका रीजन है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन सकते हैं। आप इसको इससे ज्वाइन करें, आप इसको इससे ज्वाइन करें, एक ट्राइंगल ये दूसरा ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप अब क्या बोलोगे कि ये P पॉइंट C1 C2 पॉइंट को किस रेशियो में काटेंगे, इनके रेडियाई के रेशियो में, पर इंटरनली क्योंकि अंदर वाला है। और अगर मैं बाहर वाले सर्कल की, वो बाहर वाले पॉइंट की बात करूं, तो पॉइंट Q, बहुत ही प्यारे कंसेप्ट हैं ये, डिवाइड्स C1 C2 पॉइंट एक्सटर्नली, और किस रेशियो में, इनके रेडियाई के रेशियो में, इन R1 रेशियो R2। क्लियर है क्या? मुझे लगता है सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। सेक्शन फॉर्मूला लगा के C1 पता है, C2 पता है, R1 पता है, R2 पता है, तो रेशियो पता है, क्या P पॉइंट निकाल लोगे, क्या Q पॉइंट निकाल लोगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, P और Q पॉइंट निकाल सकते हो। अब बात आती है सर पॉइंट निकालने से लाइन कैसे पता चलेगी, उसके लिए तो स्लोप भी चाहिए। अरे मालिक, स्लोप के लिए ध्यान से सुनना, स्लोप के लिए मैंने क्या बोला, मेरे पास एक पॉइंट है,
क्या इससे मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं? और याद करो कल का दिन मैंने आपको कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए थोड़ी सी हिंट दी थी। अगर मानिए इससे मुझे टेंजेंट खींचनी है तो लाइन की इक्वेशन लिख दी और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर क्या कर दिया, रेडियस, उससे एम की वैल्यूज आ जाएगी और आपके पास डीसीटी भी आ जाएगी। सिमिलरली इससे लाइन लिखो के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस कर दे, उससे भी क्या आ जाएगा आपके पास, उसका स्लोप आ जाएगा। दोनों स्लोप, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, दो लाइन इधर से दो लाइन इधर से, हमेशा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बस ये पॉइंट पता है तो डायरेक्ट पी और क्यू तुम्हारे को निकालने में आसानी होगी, ठीक है क्या? तो इस तरीके से आप डीसीटी और टीसीटी के बारे में बात कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये क्लियर है? लिख लो, लिख लो भाई। थोड़े गले की बैंड बजी हुई है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बजी हुई है ना। और यहाँ पे आप जब देखोगे कि सारे जो कंसेप्ट है सारे एक एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो भाई क्योंकि देखो क्या है, सर्कल के अंदर बेसिकली आप देखोगे फैमिली ऑफ सर्कल हो गया, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात हो गई, तो ये इनसे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो जो जोश है वो वैसे भी हाई रहता है क्योंकि बच्चा जो है वो एक एक सवाल जो है बिल्कुल सही करके आना चाहिए। ये हर एक टीचर का जो होता है वो पहला मोटिव रहता है। क्लियर है क्या? तो भाई बिल्कुल जोश से आज मैं भरा हुआ हूँ, ठीक है। पर गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, अपन थोड़े से ब्रेक लेकर कर लेंगे, क्या दिक्कत है? अपना ही लेक्चर है ना, वही अपने ही बच्चे हैं, अपना ही लेक्चर है। अब तो भाई कॉन्फिडेंस में है, ठीक है। बिल्कुल देखें भाई, ध्यान से चलें, आगे आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखें, फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ दिस, ठीक है। अब आप पहले नोट कर लें ये दोनों सर्कल सेपरेटेड है। अगर नहीं भी दे रखा होता तो भी आपको पता होता। कैसे भाई? C1 C2 निकालना, वो R1 प्लस R2 से क्या आएगा, कम आएगा। तो भाई बात आती है सर इसमें कॉमन टेंजेंट निकाले कैसे? तो ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं बात करूं ये मेरे पास पहला सर्कल आ गया और ये मेरे पास दूसरा सर्कल आ गया, ये दूसरा सर्कल आ गया, ठीक है। और इसके लिए मैंने क्या किया, टेंजेंट लाइन खींच दी। देखें, ये पहली टेंजेंट हो गई, ये दूसरी टेंजेंट हो गई। क्लियर है क्या? इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, ये ऐसा। क्लियर है? मैंने क्या किया, दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन लिख दी। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब बच्चों यहां से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो यार थोड़ा सा मैं इसको सही से बना देता हूं, ठीक है। ये C1 अपन ने थोड़ा सा ऊपर ले लिया, ये C1 आ गया। क्लियर है? ये C1। तो बच्चों इससे एक पॉइंट तो ये वाला निकल ही जाएगा अपने पास एक्सटर्नली से, ये P आ गया। अब बच्चों दूसरा पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, देखना, ये एक टेंजेंट खींच दी, ये दूसरी टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट हो गई। और अगर आप देखोगे ये पॉइंट क्या आ जाएगा, क्यू, या पी इसको बोल दो और क्यू इसको बोल दो, जैसे भी तुम्हें बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार टेंजेंट इस केस में आ गई। अब बच्चों सुनना, अब बात आती है सर इनके सॉल्व कैसे करें। तो देखें भाई, रेड, एक बच्चे ने रेड की डिमांड की थी। देखें रेड है ना मेरी उसका भी फेवरेट कलर है। अब किसका? हाँ, मेरे जो डॉग है उसका। क्लियर है क्या? समझ गए? नहीं, नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं। क्यों पसंद है उसको? रीजन, रीजन क्योंकि उसको टमाटर बहुत पसंद है। सर क्या लॉजिक है, बकवास सा। कोई बात नहीं, देखना, देखें भाई, देखें, कोई बात नहीं है ना। आज हो सकता है, आज थोड़ी तबीयत ऐसी है तो डायलॉग भी ऑफ जाते हैं ना। जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं ना उनके भी कभी कभी ये दिन आ जाता है और उनके लिए सबसे खतरनाक दिन होता है वो। कोई बात नहीं यार, देखें भाई, ये पहला सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। देखें अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1,3। C2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,0। देखें भाई, है ना। अगर मैं R1 की बात करूं बच्चों, R1 कितना आ जाएगा, 2, और R2 यहां से कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है क्या? ये R1 और R2 आ गया। अब बच्चों यहां पे आप जब देखोगे P पॉइंट कैसे निकाला जाए, तो भाई P पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, लाइन खींची
और बोल दिया भाई ये C1 आ गया, ये आपके पास C2 आ गया और ये पॉइंट आ गया P। अब इसका रेशियो क्या आएगा बच्चों, 2:1 और ये इंटरनली आएगा। तो भाई C1 आपको पता है 1,3 है और C2 आपको क्या पता है 0,0 है। देखें भाई फॉर्मूला लगा दे, 2 + 1/3, 0 3/3 यानी 1। तो P पॉइंट क्या आ गया 1/3,1। एट द सेम टाइम Q पॉइंट के लिए भी मैं सेम वही फाइट करूंगा, C1 C2 और Q। अब फॉर्मूले में क्या होता है बच्चों, प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं आता। तो देखें M1x2 माइनस है ना, या तो M2x1, देखें ये आ जाएगा 2 × 0 माइनस 1 × 1 डिवाइड बाय 2 - 1, और ये कितना आ जाएगा 2 × 0 माइनस 1 × 3 अपॉन 2 - 1। भाई ये सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये -1/1 और ये कितना आ जाएगा 0 -3/1, -1 कॉमा कितना आ जाएगा -3। ये 2 पॉइंट, तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट, यानी यहां से आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखने वाले हो। अब बच्चों बात आती है स्लोप कितना होगा, तो देखें भाई इससे लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, y -1 = m टाइम्स ऑफ x - 1/3। तो यहां से इक्वेशन हो जाएगी mx - y + 1 - m/3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो तुम्हारे जो पसंद हो वो सर्कल ले लो, मैं तो ये वाला लूंगा क्योंकि ये आसान है, 0,0 0,0 से इसकी डिस्टेंस निकाली तो भाई 0 - 0 + 1 - m/3 अपॉन √m² + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका रेडियस विच इज इक्वल टू 1। अब भाई दोनों साइड स्क्वायर कर दो और सॉल्व कर लो, 1 + m² (9 - 2m/3 एंड दिस इज इक्वल टू m² + 1। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब भाई कुछ मत करो, सबको उधर ले जाओ, ये इसको इधर लाओ, ये आ जाएगा 8m² / 9 इज इक्वल टू -2m/3। तो एक तो m की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 0, ये m से m काट दो, और एक m की वैल्यू ये 3 टाइम्स कटा, ये 4 टाइम, ये आ जाएगी -3/4। एक बार 0 रख देना, एक -3/4 रख देना, एक टाइम। सेम काम किसके लिए करोगे बच्चों आप, पहले तो आपने अभी P पॉइंट के लिए किया है, सेम काम आप करोगे Q वाला पॉइंट 1,3 के लिए। बताइएगा मुझे, है ना, 1,3 नहीं, ये पॉइंट कौन सा आया है बता सकते हो, एक तो -1, -3, बताइएगा उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन का स्लोप क्या क्या आ रहा है। इक्वेशन मत लिखना, m की वैल्यू बता देना, सेम बाकी सेम प्रोसीजर आपके पास होने वाला है। क्लियर है क्या, लिख लो। अब कई बच्चों ने बोला था सर नोट्स नहीं बनते हमसे, आप राइटिंग अच्छी लिखिए। अरे मालिक राइटिंग अच्छी चाहिए, एक्सप्लेनेशन अच्छा चाहिए, पर कोई बात नहीं, देखो क्या होता है, तुम लोग भगवान का रूप हो, ठीक है, और जो तुम बोल रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं सही होगा। तो भाई अब कोशिश करूंगा मैं अभी पूरी अच्छे से राइटिंग लिखूं, ठीक है, पर कोई बात नहीं, कई बार होता है फ्लो में मैं तो पढ़ाने में लग गया और भूल गया कि राइटिंग अच्छी भी लिखने में, सीधे अभी तो फिर भी बहुत आजकल प्रैक्टिस हो गए। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, कैसे इंसान को चेंज होना पड़ता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि आज की लाइफ में आप देखोगे कंपटीशन बहुत है, और हमारा छोड़ो आपका भी बहुत कंपटीशन है। रीजन अब आप खुद देखो, जे की डेट्स इतने जल्दी बदल जाती है ना, जैसे पिछली बार हुआ था कि कब होना था, कब हो रहा है ये वो, तो उसके हिसाब से आपको बहुत सडन चेंज करना पड़ता है, अपने सारे प्लानिंग चेंज करनी होती है कि आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं, आप रिवीजन करते हैं, ये बहुत चीजें होती है। आजकल टाइम ऐसा ही हो गया, और जो इसके हिसाब से नहीं चल रहा वो पीछे है ना, वो किसी को शिकायत भी क्या करे, भाई आप अपने टाइम के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो हो सकता है आप लोगों के लिए शायद पसंद नहीं हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी अडेप्ट करनी पड़ेगी। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं अपने इन चीज़ों को, मैं आपको फिर बोलता हूँ, सबसे इजी लाइफ होती है आपकी स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद कंपटीशन इतना होता है, हर टाइम आपको बिल्कुल चैलेंजिंग रहना पड़ता है, पर डरना नहीं है, बिल्कुल डट के सामना रहना है। लाइक जो मेरा पहला लेक्चर था और जो दूसरा लेक्चर है, आप खुद जान सकते हैं क्या करना है आपको, बिल्कुल जोश के साथ। सामने वाला जब आपसे देखे ना यार आपका प्रोडक्ट, उसको फर्क महसूस हो जाए, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। तो ये मैं कब बताता हूं आपको, कि जब आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो रहे हो, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बैक टू द बेसिक्स, मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसकी तरफ जाओ। कई बार होता है आपके एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, है ना, कई बच्चों के होते हैं कि सर हम एग्जाम में मार्क्स ही नहीं ला पाते हैं। अपने बेसिक्स की तरफ जाओ, देखो कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है। सेम ये कहीं हर मैच में यही चीज है, हर आपकी लाइफ का एक पार्ट मैच है,
लाइक मैं अगर बोलूं कि जैसे आईपीएल का कोई मैच है, अब आप भी जानते हैं कितने जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, है ना। एक ओवर में 25 रन आ गए, अब अगले ओवर में क्या करना है, वो बिल्कुल सडन चेंज है। तो ये आपकी लाइफ भी ऐसी है, आप यूं मत समझिए, और आपको उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, भगवान ने लाइफ दी है तो उसके साथ खेलो ना, बढ़िया अच्छे से खेलो। अभी टाइम मिला है कि भाई जेई 2022 में तुम मचाने का तुम्हारे पास टाइम है, मचाओ। क्या किसने रोका, किसने, मुझे बताओ, आज रोका किसने? कंपटीशन भाई, अब सस्ती आपको वो शिक्षा मिलती है, हर जगह मिल रही है, ठीक है। अब डिफर कौन कर रहा है? सिर्फ तुम अपना टाइम अच्छी जगह यूटिलाइज कर रहे हो या बुरी जगह। मुझे लगता है यहाँ बहुत बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ कमेंट्स, है ना भाई, और कोशिश करता हूँ किसी का कोई डाउट है तो वहां क्लियर करने की। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, अब मैं वो बता रहा था कि चेंज है। मैं जब नया नया पढ़ाने गया था तो अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जब मैं अपने टीचर्स से पढ़ा था ना आईआईटी जेई के लिए, स्कूल में क्या होता है, टीचर्स पूरा सॉल्व करवाते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं, पर जब मैं आईआईटी जेई के लिए गया तो वो यार सिर्फ कंसेप्ट समझाते थे, ठीक है, और फिर बोलते थे इसके आगे तुम लोग घर पे ट्राई कर लेना। हमें बहुत बुरे लगते थे, यार ऐसे क्या मतलब है, पैसा दिया है पूरा, ऐसा कैसे, इतना पैसा ले लिया तुमने तो सॉल्व भी नहीं करवाते हो, ये वो। जिस दिन से मैं अपने घर पे सॉल्व करने लगा ना सवाल, उस दिन से मेरे अंदर एक चेंज आने लगा, मुझे कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आने लगा। क्यों? देखो, एक तो मुझे घर पे सवाल करने को जब मिलता था, ऐसा नहीं कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं पूरा क्यों नहीं सॉल्व करता, मैं रीजन दे ही नहीं रहा, क्योंकि मैं सॉल्व कर दूंगा, मुझे लोड नहीं है। पर मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जब तुम खुद से करोगे तो तुम्हें कंसेप्ट में अगर उस समय पे कोई डाउट होगा ना, वो तुमसे सॉल्व नहीं होगा, तुम फिर से वो देखोगे, फिर से सॉल्व करोगे, और जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, है ना, तुम्हारे लिए गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे, तुम्हें कंसेप्ट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी। तो वो ऐसा नहीं है, अपने आप नहीं आता। बच्चा यूट्यूब पे मास्टरों से पूछता है, सर हमारी कैलकुलेशन की स्पीड कैसे तेज करें। जब मास्टर बोलता है कि भाई तू उसको क्या कर, प्रैक्टिस से कर, तो बच्चा उसको गाली दे के चला जाता है। तो हमें भी पता था, अरे तो पता था तो करो ना। अब मास्टर के जादू की गुत्ती थोड़ी ना पिला देगा तुम्हें कि कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, नहीं। मैं फिर बताता हूं, आज कैलकुलेशन अच्छी करने का एक ही उपाय है, अपनी जो एग्जाम में सिली मिस्टेक है उसको कम करने का एक ही उपाय है। आज मैं इसका दावा करता हूं, तुम लेके आ जाना कि सर हमारी इसके बिना हो गई ये सही। क्यों? कि अरे तुम जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कैलकुलेशन में तुम्हें उसके हैक्स ही नहीं पता चलेंगे कि कैसे कैलकुलेशन को अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई बच्चा पहली बार 19 इंटू 19 करेगा और कोई बच्चा पहले से जानता हो कि दिमाग में कैसे यूज करना है उसको, ऑब्वियस ही बात है। तो वो फर्स्ट मूव बेनिफिट आपको वहां पे पहले मिल जाएगा। तो ये चीज आप करने लग जाइए अगर नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा ना, मुझे अभी कोई इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ चाहता हूं आपका बेटरमेंट के लिए आप अपनी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी सुधारें, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं, सर देखो दुख हमें भी होता है, किसी टीचर को तुम जाके बोलोगे ना सर आता हुआ सवाल इसलिए छूट गया क्योंकि टाइम नहीं था, दुख तुमसे ज्यादा उस टीचर को होगा जो तुम्हें पूरा ट्रेन कर रहा है अच्छे से, चाहे वो भले तुम्हें 10 दिन करे या 15 दिन करे, क्योंकि हर टीचर चाहता है अगर बच्चे को आता है तो वो सॉल्व करे। तो दुख मिटाने का एक ही सॉल्यूशन है, अपनी स्पीड बढ़ाओ। स्पीड बढ़ेगी तो आपकी एक्यूरेसी कम होगी, पर वो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। बस ये सीधी सीधी वो मैं आज तक अपने किसी सेशन में ये नहीं बोला कि स्पीड बढ़ाने की कोई टॉनिक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी बस। तो अब जब मैं पहली बार पढ़ाने गया तो मैंने तो क्या किया, डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। भाई बच्चे बोले सर ये तो सॉल्व ही नहीं किया। जैसा हमारा रिएक्शन वैसा बच्चों का, जैसे मैं अपने टाइम पे बच्चा था और मैं सोचता था यार, पर उसमें से कई बच्चों ने अच्छे से वो किया। पर अब क्या हुआ, ऑनलाइन का जमाना हो गया, ठीक है। यहाँ पे हर बच्चे को फ्रीडम है कि लिख दे किसी के लिए भी कुछ भी। तो मुझे लगता है कई बच्चे सेंसिबल होते हैं और वो खुद से सॉल्व करते हैं। आज मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, ये सवाल तुम्हें मिल रहा है ना, तो एक बार रुको और उसको सॉल्व करो, खुद से करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो, तुम्हें जो डिफरेंस है वो तुम्हें पता चल जाएगा। करके देखना एक बार और फिर मुझे बताना आगे कि सर हमें इससे डिफरेंस महसूस हुआ, हमारे अंदर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर बहुत 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 फर्क पड़ेगा। क्योंकि तुम जब पहले खुद से सॉल्व करोगे तो तुम क्वेश्चन समझ चुके होंगे। कई बच्चों को तो पूरा सॉल्यूशन करने के बाद ये मैं पूछ लूं कि भाई तूने करा क्या है इसमें, वो बता ही नहीं पाएगा क्योंकि उसने सिर्फ देख के लिखा है। तो ये चीज तुम एक बार ट्राई करना, तुम्हें बहुत अंतर महसूस होगा। अगला सवाल ये रहा, 2 सर्कल्स दे रखे हैं आपको, इनके बारे में बताना है कि भाई ये इंटरनली टच करें या एक्सटर्नली, और इनके लिए
कॉमन टेंजेंट क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं इन दोनों सर्कल की, पहला वाला सेंटर रुक जाइए, पहला वाला सेंटर देखिए, पहला वाले के लिए सेंटर क्या होगा आप मुझे बता सकते हैं? तो भाई C1 हो जाएगा बच्चों 1,2, क्लियर है क्या? और R1 कितना हो जाएगा 2, आप निकालिएगा, ठीक है। अगला C2 हो जाएगा बच्चों -2, -2 कितना होगा -2, -2, और R2 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे √ टाइम्स ऑफ 4 4 8 और 1 9, यानी कितना आ जाएगा 3। अब C1 C2 निकालेंगे तो C1 C2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √ टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि दोनों सर्कल की जो पोजीशन है वो ऐसी है। क्यों? C1 C2 बराबर किसके आगे? R1 प्लस R2, मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और अगर टच कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ टच इंटरनली है या एक्सटर्नली? क्योंकि ये R1 प्लस R2 के बराबर है, तो बच्चों ये वाला टच कौन सा होगा? एक्सटर्नली। तो पहला पार्ट तो ये हटेगा और ये वाला आ जाएगा। अब बात आती है इनके कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट क्या होगा। तो सुनना बच्चों, ये वाली जो टेंजेंट है आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये वाली कैसे? देखो, ये वाली जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और ये इस सर्कल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है। तो आप कुछ मत कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कल अपन पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मैंने C1 - C2 से कैसे लिख दी। C1 - C2 इज इक्वल टू 0। नहीं, और ये नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो दूसरा तरीका, आपको ये C1 पता है, आपको C2 पता है, ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, ये C1 C2 को R1 रेशियो R2 में काटेगा, तो ये पॉइंट P आ जाएगा। और P पॉइंट पे अगर मैं कोई भी सर्कल लूंगा तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो भाई x स्क्वायर को x(x1), y स्क्वायर को y(y1), 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1 और कांस्टेंट को कांस्टेंट। तो भाई दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस 8y, और साथ में कितना आ जाएगा देखें -2 इज इक्वल टू 0। तो भाई अब यहां से आप देख सकते हो 3 कॉमन निकाल के ये वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कल अपन ये पूरा कंसेप्ट डीप में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, पर अभी आप इतना सा देख सकते हैं कि दोनों को माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं। पर किसी को डाउट है वो पॉइंट P निकाले और फिर उस पर टेंजेंट लिख दे। चलिए आगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं विच इज फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा? आपने स्ट्रेट लाइन में एक टॉपिक पढ़ा होगा विच इज फैमिली ऑफ लाइंस। क्या पढ़ा था उसके अंदर? सर हमारे पास ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये किसी पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट से अब पास होने वाली तमाम वो सारी लाइन जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, उनकी इक्वेशन क्या होती थी? उनकी इक्वेशन होती थी L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ लाइंस में अपन ने देखा था। अब बच्चों यहां पे सर्कल में कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, यही सेम कंसेप्ट की मैं बात करूंगा। मैं यूं बोल दूंगा कि भाई ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये एक पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले यूनिवर्स में कितने सर्कल है? तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। कितने हैं? इनफाइनाइट। और उन इनफाइनाइट सर्कल्स का कंबाइंड इक्वेशन जो होगा वो अपन उसकी बात करेंगे, वो होगा फैमिली ऑफ सर्कल। लैम्डा को चेंज करोगे, सर्कल की इक्वेशन चेंज होती जाएगी, और सर्कल की इक्वेशन चेंज होती जाएगी, वो सारे सर्कल्स जो आएंगे वो उस फैमिली को बिलोंग कर जाएंगे। तो कंसेप्ट समझ में आया कि भाई फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है? ये उन तमाम इक्वेशंस होती हैं सर्कल्स की जो इन दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है। हाँ, इसमें ये कंडीशन है, हो सकता है कुछ और हो, एक लाइन हो सर्कल की जगह, तो पर इक्वेशन सर्कल की ही होनी चाहिए। और कैसे पता करोगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम करके, एक्स वाई के कोफिशिएंट को 0 करके। अब इसमें मैं पहला पॉइंट लेकर आया, देखें द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन सर्कल। ध्यान से सुनना बच्चों, अब यहां पे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। पहला, ये मेरे पास सर्कल आ गया और दूसरा सर्कल मेरे पास ऐसा आ गया। देखें भाई ये दूसरा सर्कल आ गया। अब इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? 2। बच्चों इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे, तो आप बोलोगे सर इससे इनफाइनाइट सर्कल पास हो जाएंगे। कौन से? एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल हो जाएंगे ये व्हाइट वाले सारे फैमिली ऑफ सर्कल। अब लिखे कैसे इसको? बिल्कुल आसानी से। मानिए पहले सर्कल की इक्वेशन है s इज इक्वल टू 0, दूसरे की s डैश इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या करो, s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू क्या कर दो? 0। अब देखो लैम्डा को 0 करोगे, ये वाला जो सर्कल है वही आ जाएगा। अगर लैम्डा को इंफिनिटी को अप्रोच कराओगे, ये सर्कल आ जाएगा। लैम्डा को 1 रखोगे, एक और सर्कल आएगा। लैम्डा को 2 रखोगे, एक और सर्कल। बस एक चीज ध्यान रखना, लैम्डा को -1 मत रख देना। -1 रखने से क्या होगा बच्चों? यहां पे सोचो, ये इक्वेशन ऐसी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y और साथ में कितना है? c1
प्लस बच्चों लैम्डा कर दिया और यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y और साथ में कितना कर दिया मैंने प्लस c2। अब मानिए लैम्डा को आपने -1 रख दिया तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी, ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, वो जो मैंने बताया था पहले। तो यहां से आप बोलोगे लैम्डा की वैल्यू -1 के अलावा आप कुछ भी रखिए, हमेशा ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब मैं अगर बोलूं कि दो सर्कल है और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सर्कल हो सकते हैं, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। और उन सबकी इक्वेशन क्या है, s1 प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? अब इसका एक बेहतरीन सवाल है, देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग टू दिस, ठीक है ना। तो देखो अब s1 प्लस लैम्डा s2 से आप इक्वेशन तो लिख दोगे, अब वो लैम्डा निकालने के लिए वो एक कंडीशन दे देगा, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। इसने बोला इस पॉइंट से पास होगा, तो क्या करोगे भाई, ये वाली इक्वेशन को मैंने बोल दिया s1 इज इक्वल टू 0 है और ये वाली इक्वेशन होगी बच्चों s2 इज इक्वल टू 0। देखें भाई, बच्चों की डिमांड से मैंने पिंक कलर लिया है, तो यहां पे s1 प्लस लैम्डा s2 बच्चों ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में हो जाएगा बच्चों प्लस 13x माइनस 3y प्लस लैम्डा। लैम्डा में कितना आ गया बच्चों, यहां पे आप देखोगे तो देखो इसको पहले 2 से डिवाइड कर दो ताकि ये जो गलतियां हैं अपनी सवाल ही नहीं रहे। हाँ, 2 से डिवाइड नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, पर 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। देखें यहां पे ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/2 y और माइनस 25/2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 0। बच्चों ये दोनों सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहे हैं, है ना, ये 1,1 से। ये वाला सर्कल किससे पास होगा, ये फैमिली ऑफ सर्कल आ गया जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। अब ये 1,1 से आप सेटिस्फाई करवा दीजिए, तो 1,1 रख दीजिए इसके अंदर। अब जैसे 1,1 रखेंगे तो बच्चों यहां पे ये कितना आ जाएगा 1 + 1 + 13 - 3 प्लस लैम्डा, बच्चों ये आ जाएगा 1 + 1 + 2 और साथ में कितना आ जाएगा -7/2 - 25/2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब बच्चों इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, देखें ये आ जाएगा 13 में से ये गया यानी 12 प्लस लैम्डा, ध्यान से देखना बच्चों, 25 + 7 होता है 32, 32 को डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ गया 16 और बच्चों ये कितना है 4 यानी -12 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना आ गया बच्चों 1, लैम्डा को 1 रख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, उससे आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। क्या समझ में आया, क्या क्लियर है तुम्हें? तो ये ऐसे टाइप के सवाल तुम बिल्कुल कर सकते हो। अगला, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ s इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये सर्कल जो है वो इस टाइप का दे रखा है आपको और एक इसमें लाइन भी दे रखी है जो किस टाइप की है, ऐसे टाइप की। बच्चों अब इन दोनों पॉइंट से पास अगर मैं करने वाले इक्वेशंस बोलूं कितने होंगे, तो आप बोलोगे फिर से सर कितने इक्वेशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट। कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। लाइक एक सर्कल इस टाइप का होगा, एक सर्कल इस टाइप का हो जाएगा, एक सर्कल ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल आएंगे और उन सारे सर्कल्स की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ये होगी s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। क्यों, यही क्यों होगी, तो देखो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये इक्वेशन हो जाएगी s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। बस यही सोचा करूं कि मैं कैसे s1 प्लस लैम्डा s2 लिखूं, s प्लस लैम्डा l लिखूं, इस टाइप से आप बिल्कुल लिख सकते हो। मतलब एक लाइन, एक सर्कल आ गया, दो सर्कल आ गए, इस टाइप से आप बिल्कुल कर सकते हो, पर दो लाइन से नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। तो s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 से आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन। अब लैम्डा यहां कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कैंसिल नहीं करेगा, तो यहां से आप बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड टचिंग दिस लाइन। तो भाई देखो क्या बोलता है, किस किस से पास हो रहा है, एक तो इस वाले सर्कल और एक इस वाले सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो पहला काम क्या करोगे बच्चों, ध्यान से देखना, मैं s प्लस लैम्डा l से अपनी इक्वेशन लिख दूंगा। लिखें s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। लैम्डा निकालने के लिए इसने एक और कंडीशन दे रखी है कि ये वाला जो सर्कल है इसको टच करे, वो बाद में बात करते हैं। पहले देखो यहां पे आप s प्लस लैम्डा l लिख दीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x - 4y + 4, साथ में कितना आ गया बच्चों प्लस लैम्डा, और लैम्डा में कितना आ गया x + 2y - 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आप क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, साथ में आ जाएगा बच्चों लैम्डा -2 प्लस वाई, इसमें आ जाएगा बच्चों 2 लैम्डा -4 और साथ में प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस लैम्डा, ये किसके इक्वल आ गया 0।
ये इसके इक्वल आ गया। अब बच्चों ये वाला जो सर्कल है ये इस लाइन को टच कर रहा है, अगर ये सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है, ये लाइन आ गई आपके पास, ये सर्कल आ गया। तो भाई अब टचिंग की कंडीशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू, मतलब सेंटर जो है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, रेडियस के। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं, निकाल लोगे क्या, कैसे निकालोगे बताओ, है ना। एक कंडीशन तो ये है, दूसरी एक और बताऊं मैं, एक और देखना देखें भाई, आप क्या कीजिए, x की जगह -2y रख दीजिए, है ना भाई। x की जगह जैसे -2y रखोगे, y में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उसका d 0 हो जाएगा। तो आप उससे भी कर सकते हो, पर मैं इससे कर रहा हूं। देखें इसका सेंटर कितना आ जाएगा बच्चों, अगर इसका सेंटर निकालो 1 माइनस लैम्डा बाई 2, कॉमा यहां से कितना आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा। क्लियर है क्या, ये सेंटर हो गया। और इसका रेडियस निकाल लोगे, r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर विच इज 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 माइनस लैम्डा, प्लस इसका स्क्वायर विच इज 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, और माइनस c मतलब -4 प्लस 4 लैम्डा। तो भाई ये तो कैंसिल हो गया 4 लैम्डा, ये 4 भी क्या हो गया कैंसिल। तो ये कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट टाइम्स ऑफ, देखें लैम्डा स्क्वायर, ये 5 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 माइनस लैम्डा प्लस 1, ये हो गया रेडियस। अब सेंटर इसका क्या है, इसका सेंटर ये रहा, और इससे इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए। सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों, अंडर रूट, देखें ये पॉइंट इसके अंदर रखा, 1 माइनस लैम्डा बाई 2, साथ में प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा डिवाइड बाय अंडर रूट 5, ये किसके इक्वल आ गया, रेडियस विच इज इक्वल टू दिस। इसको इधर लाके दोनों साइड स्क्वायर करना, आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी, और लैम्डा की हो सकता है 2 वैल्यू है, एक नीचे एक ऊपर, तो दो सर्कल बन सकते हैं। बताइएगा क्या ये आपके पास आ गई क्या, ठीक है। तो फिर अपन आगे बात कर लेंगे। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब देखना बच्चों, ये फिर से एक और अच्छा कंसेप्ट है। मैंने बोला 2 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल होंगे, तो अब 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं। अब उन इनफाइनाइट सर्कल की इक्वेशन कैसे होगी, ध्यान से देखना। अब बच्चों इक्वेशन लिखने के लिए मैंने क्या किया, सुनना, एक अपने आप से सर्कल अज्यूम कर लिया जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। वो सर्कल कौन सा है, जिसके डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स ये है। तो वो सर्कल की इक्वेशन हो गई s इज इक्वल टू x माइनस x1 प्लस इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू बच्चों y माइनस y2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। क्या ये बात समझ में आई आपको, हाँ। अब देखें बच्चों, ये एक ऐसा सर्कल आ गया जिसके डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स ये दोनों है। मैंने एक सर्कल ऐसा बना दिया, देखें, जिसका डायमीटर ये P और Q पॉइंट्स है ना, ये A और B पॉइंट्स है, ये A और B पॉइंट्स है। तो बच्चों S तो आ गया। अब दूसरी इक्वेशन लाने के लिए, क्योंकि एक कर्व प्लस लैम्डा दूसरा कर्व लिखना है, तो बच्चों मैं एक और चीज क्या लिख सकता हूं, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन, वो भी तो लिख सकते हैं। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन विच इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू कितना आ जाएगा x माइनस x1। मतलब अब बेसिकली आपको क्या करना है, 2 कर्व लिखने हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास हो। हाँ, अब वो कर्व कोई से भी हो, बस पास होने चाहिए। मैंने पहला का सर्कल लिख दिया जिसके डायमीट्रिकली एंड पॉइंट्स ये हैं, तो वो सर्कल की इक्वेशन हो गई। एक लाइन लिख दी जो ये। अब बच्चों s प्लस लैम्डा एल जैसे ही आप करोगे, आपके पास वो सारे फैमिली ऑफ सर्कल आ जाएंगे जिन दोनों को a और b पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर उसका डायमीटर तो a भी है, नहीं, लैम्डा को चेंज करोगे सेंटर चेंज होगा, सेंटर चेंज होगा, डायमीटर अपने आप चेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या, तो जरूरी नहीं है वो जो सर्कल निकल के आए उसका डायमीटर ए भी हो सकता है कुछ और हो, क्योंकि रेडियस भी चेंज हो जाएगा, सेंटर भी चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली उस दोनों पॉइंट से पास होने वाले 2 कर्व लिखने हैं बस। तो एक सर्कल लिख दिया, एक लाइन लिख दी। क्लियर है क्या, इस तरीके से आप इसके सवाल कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला पॉइंट, ये बोलता है इक्वेशन ऑफ द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो किससे पास हो रहा है, जो इस पॉइंट पे ये। क्लियर है क्या, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन विच टचेस अ लाइन एट अ फिक्स पॉइंट x1, y1। देखें इस फिक्स पॉइंट को क्या कर रहा है बच्चों, टच कर रहा है। अब मुझे बताओ इस फिक्स पॉइंट को टच करने वाले कितने सर्कल है, मैं बोलूंगा इनफाइनाइट है। कैसे, ध्यान से देखना। अब आप रेडियस चेंज करते जाओ, आपके पास सर्कल चेंज होता जाएगा। 1 2 3 4, और कौन कौन से कलर है, लड़कियों को भी खुश कर देते हैं, 5 6, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स आ जाएंगे।
अब उन सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन क्या होगी? तो देखो, फिर से मेरी पहली बात पे जाओ, बैक टू बेसिक्स। आपको लाइन पता है, आपको पॉइंट पता है, पॉइंट पता है और ये लाइन पता है, सर्कल नहीं पता। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को पॉइंट सर्कल मान के एक सर्कल लिख दिया। वो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एस इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो का होल स्क्वायर। ये हो गया सर्कल की इक्वेशन। और लाइन की इक्वेशन तो मुझे गिवन है, तो एल इज इक्वल टू मुझे गिवन है, तो भाई एस प्लस लेमडा एल से मैं क्या कर दूंगा, उन सारे तमाम सर्कल्स की इक्वेशन लिख दूंगा जो क्या करेंगे भाई, इस पॉइंट को टेंजेंट मान के आप लिखेंगे। मतलब बेसिकली ये पॉइंट, लाइन पता है, ये पॉइंट पता है, यहां पे आपका सर्कल के लिए लाइन टेंजेंट है, तो आपने इस पॉइंट को पॉइंट सर्कल मान के सर्कल लिख दिया, है ना। x1 लिख दो, y1 लिख दो, ठीक है। इस पॉइंट को पॉइंट मान के आपने क्या किया, एक पॉइंट सर्कल लिख दिया, और l इज इक्वल टू 0 से आपने लाइन की इक्वेशन भी लिख दी। क्लियर है क्या? इस तरीके से, ये तो पॉइंट सर्कल है क्योंकि इसका रेडियस 0 है ना, तो ये सर्कल आ गया, प्लस लेमडा एल से आपके पास सारे वो फैमिली ऑफ सर्कल्स आ गए। तो आपको क्या करना है, एक उस पॉइंट से पास होने वाले दो कर्व लिखने हैं और उसको s प्लस लेमडा एल से रिप्रेजेंट करना है। ये रहा सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ये एंड टचेस दिस सर्कल एट ओरिजिन। अब देखना क्या बोल रखा है, एक गिवन सर्कल है, आपको वो सारे तमाम सर्कल लिखने हैं जो 0,0 से पास हो और इसको टच कर रहे हो। तो कितने सर्कल होंगे, कितने सर्कल होंगे अगर मैं आपसे पूछूं, तो देखो ये सर्कल आ गया, ये सर्कल आ गया, है ना, ऐसे तमाम सर्कल्स होंगे। अब आपको वो सर्कल लिखना है जो इससे भी पास हो। अब वो सर्कल तो एक ही होगा, वो सर्कल तो एक ही होगा जो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, -1,2। पहले क्या करोगे, वो सारे फैमिली ऑफ सर्कल लिखोगे s प्लस लेमडा एल से, और फिर क्या करोगे, फिर आप इस पॉइंट से पास करा दोगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें कैसे करेंगे बच्चों, इस पॉइंट को कहां पे टच कर रहा है, 0,0 पे। कहां पे टच कर रहा है, 0,0 पे। देखना, मैं अगर बात करूं कि यहां पे ये सर्कल की इक्वेशन मुझे पता है और कोई भी कर्व नहीं पता, तो आप दो चीजें निकाल सकते हो। आप यहां पे टेंजेंट भी निकाल सकते हो और इसको पॉइंट सर्कल भी मान सकते हो। मैं पॉइंट सर्कल मान रहा हूं। अगर मैं बात करूं S1 सर्कल की, तो बच्चों वो सर्कल क्या हो जाएगा, x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 6y। बच्चों S2 सर्कल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, इसको पॉइंट सर्कल मान लिया, इसको पॉइंट सर्कल माना तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो भाई s प्लस लेमडा S2 किया, उससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 6y प्लस लेमडा, ये आ जाएगा बच्चों x² प्लस y²। क्लियर है क्या? ऐसा S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0। अब बच्चों इसको किससे पास करा दोगे आप, -1,2। अब -1,2 से पास करा के लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, आप वो निकालिएगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 12 और प्लस लेमडा कितना आ गया, 5 इज इक्वल टू 0। 20, 25 लेमडा आ जाएगा -5। लेमडा को -5 रखिए, इसके अंदर आपके पास सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। ये हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 समझना, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेथड नंबर 2, यहां पे मैंने क्या बोला, ये मेरे पास एक सर्कल है और ये 0,0 पे मुझे वो सर्कल निकालना है जो इसको टच कर रहा है। तो बच्चों वो सर्कल कैसा हो जाएगा, वो ऐसा कोई मैंने सर्कल लिख दिया, और बच्चों ये -1,2 से भी पास होगा। अब बच्चों मैं फैमिली ऑफ सर्कल कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मुझे ये सर्कल पता है, मतलब s इज इक्वल टू 0 मुझे पता है। इस सर्कल की इक्वेशन अगर आप लिखो तो ये आ जाएगी x² प्लस y² प्लस y² माइनस 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास s। क्लियर है क्या? अब बच्चों मैंने क्या किया, मुझे ये पॉइंट पता था 0,0, तो मैंने क्या किया, सुनना, इस 0,0 पे इस सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन लिख दी। अगर आप इस सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन लिखोगे तो इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट हो जाएगी। तो L इज इक्वल टू 0 कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि ये पॉइंट है बच्चों 0,0, तो यहां पे इस सर्कल के लिए टेंजेंट जो लिखोगे वो इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट हो जाएगी। तो आपके पास इस पॉइंट से पास होने वाला सर्कल आ गया, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन आ गई। तो s प्लस लेमडा एल से भी आप बिल्कुल उसको सॉल्व कर सकते थे। तो भाई 0,0 से इस पे टेंजेंट, क्योंकि 0,0 इस पे ही पास हो रहा है, तो x² को रिप्लेस कर दिया x(x1) से, y² को y(y1) माइनस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस x1 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस y1, और बच्चों ये किसके इक्वल कर दिया, 0। x1 y1 की जगह 0 0 रख दीजिए, यह आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन हो गई 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0।
अब बच्चों ये मुझे सर्कल पता था, ये लाइन पता थी, तो s प्लस लैम्डा एल, s प्लस लैम्डा एल से मैंने क्या किया, सर्कल की इक्वेशन लिख दी। देखें भाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y। बच्चों साथ में कितना आ गया, प्लस लैम्डा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। लैम्डा निकालने के लिए आपको -1,2 से पास करवाना है और इक्वेशन सेम आंसर आएगा जो पिछला वाला है। देखना, चेक करना और मुझे इसकी लैम्डा की वैल्यू भी बताना। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप इसको दो कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लगाइए जो भी आपको लगाना है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, पर लिख दे जरूर कर देना, ठीक है ना। लिख देना कि भाई आंसर क्या है। क्लियर है क्या? चले, अब मैं लाया हूं कुछ बेहतरीन सवाल जो इस लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, पहला, दो सर्कल टचेस ईच अदर। अब एक्सटर्नली ही है, ठीक है, टचेस ईच अदर एक्सटर्नली लिख देना, ठीक है, एक्सटर्नली। तो भाई आप मुझे बता दीजिए इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। तो ध्यान से देखिएगा, पहला वाला सर्कल है बच्चों आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं बच्चों, ये a/2 कॉमा कितना आ जाएगा, 0, और रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट a/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड ऑफ a/2। यार अब बात आती है दूसरा वाला। देखें भाई, अब ये इसका सेंटर कितना है, 0,0, और इसका रेडियस किसके इक्वल है, इसका रेडियस इक्वल है c के, क्योंकि c पॉजिटिव है तो सिर्फ c ही लिखना, ठीक है। अब बच्चों अगर दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस ये हो जाएगा अंडर रूट टाइम्स ऑफ a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, मॉड ऑफ a प्लस c। अब देखें भाई, यहां पे आप जब मॉड खोलोगे, यही था ना, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। देखें तो यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा, a/2 का मॉड इज इक्वल टू c तो पॉजिटिव है, प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, a/2। देख लें, ऐसा कुछ आ जाएगा। एक बार इसको प्लस के साथ खोल देना, एक बार इसको माइनस के साथ खोल देना, देखते हैं क्या क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो भाई, ध्यान से देखना, कुछ कंडीशन दे रखी है क्या, c तो पॉजिटिव है, ठीक है, c पॉजिटिव है। एक सेकेंड रुकना, इसको इधर लाए, ये सही लिखा है ना, x माइनस a/2, ये बिल्कुल सही है, और इसका रेडियस कितना आ गया, a/2, तो a तो पॉजिटिव होगा, है ना, a भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका रेडियस a/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मॉड लोगे तो ये पॉजिटिव बना देंगे इसको तो अपन। तो भाई ये तो पॉजिटिव हो गया, तो यहां से आपके पास कंडीशन आ गई c प्लस a/2 का मॉडुलस इज इक्वल टू a/2, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है ना। ये ऐसा अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है क्या? तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, C1 C2 का डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 R2 का डिस्टेंस। देखें भाई, अब कुछ ना कुछ कंडीशन, एक बार मॉड को प्लस के साथ खोलते हैं, एक बार माइनस के साथ, ठीक है क्या। तो यहां से आपके पास क्या कंडीशन आएगी, देखें। अब अगर मैं बोलूं C 0 है तो क्या ये कंडीशन, पर C 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखना भाई, यहां पे एक बार इसको प्लस के साथ खोल दिया, एक को एक माइनस के साथ, तो भाई क्योंकि आपको पता है ना, मॉड x अगर a के इक्वल है तो x या तो a होगा या फिर x क्या होगा, माइनस a। देखें भाई, इसको प्लस के साथ खोला तो ये आ जाएगा c प्लस a/2 इज इक्वल टू a/2, और ये आ जाएगा c प्लस a/2 इज इक्वल टू माइनस a/2। बच्चों यहां से c 0 आ गया, पर c 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसने गिवन है c पॉजिटिव है, तो यहां से c किसके इक्वल आ गया, माइनस a के। और अगर c माइनस a के इक्वल आ गया तो आप देख सकते हो इसमें से कौन सी कंडीशन आएगी, ये क्योंकि c अगर माइनस है तो मॉड a किसके इक्वल आ जाएगा, c के। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, b। लिख लो इसे लिख लो। अच्छा सवाल था ये, है ना, ये यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट सीखा अपन ने यहाँ पे क्या किया, ये इसके बराबर है, तो दो केस हो सकते थे भाई। आप ये बहुत बच्चों को डाउट होता है इसमें, मैं बता देता हूँ। मॉड x इज इक्वल टू मॉड a, तो यहाँ से या तो x a के बराबर हो सकता है या फिर x किसके इक्वल हो सकता है, माइनस a। तो मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस ले ली थी कि भाई या तो x a के बराबर है या फिर x माइनस a के बराबर है। तो x a के बराबर किया तो c 0 आ गया, और दूसरे केस में माइनस a के बराबर तो c माइनस a आ गया। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। चलें आगे, अगला, द सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड टचिंग द एक्स एक्सिस एट ये। देखें आपको कौन से सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जो एक तो इस एक्स एक्सिस को टच करता है, कहां पे, -3,0 पे। क्लियर है क्या? इस एक्स एक्सिस को टच करता है और एक और पॉइंट से पास हो रहा है विच इज 1,-2। अगर मैं बोलूं कि भाई ये सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो देखो अब मुझे पॉइंट पता है, तो पॉइंट सर्कल से एस तो आ जाएगा। एल कैसे निकालूंगा, तो बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो भाई अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये 0,0 है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू
जीरो। तो भाई सर्कल पता है, लाइन पता है, तो s प्लस लैम्डा एल, एस क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। पॉइंट सर्कल है तो रेडियस कितना हो गया, जीरो। और l की क्या हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू जीरो। तो s प्लस लैम्डा एल लिख दिया बच्चों, तो यहां से आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू जीरो। ये लिख दिया s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू जीरो। अब लैम्डा निकालने के लिए इसने बोल रखा है 1, -2 से पास हो रहा है, 1, -2 से पास करवा दिया, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस लैम्डा -2 इज इक्वल टू जीरो। 16 और 4 20, लैम्डा आ जाएगा 10, रख दीजिएगा। तो अब आपको ये भी चेक करना है इन चारों में से कौन से पॉइंट है, तो मुझे लगता है इतना तो तुम कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये एक बार ट्राई कीजिएगा और बताइएगा क्या रहा है। अगला सवाल है, देखें, लेट सी विद द सर्कल विद सेंटर ये और रेडियस ये। मतलब मैं सी सर्कल को क्या लिखूंगा, लिख लीजिए, ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और t क्या है, एक सर्कल है x सेंटर एट दिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। भाई 0, y उसका सेंटर है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है एंड टचिंग c एक्सटर्नली। देखें भाई, देन रेडियस ऑफ t क्या होगा, देखें भाई, एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है। देखना बच्चों, अब इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया, b कर दिया, छोड़ो, ताकि वो y वो नहीं हो, ये b कर दिया। तो भाई ये सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर, और ओरिजिन से पास हो रहा है तो इज इक्वल टू मैंने क्या किया, r स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अब r स्क्वायर निकालने के लिए इसको 0, 0 से पास कराइए, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b। ये सवाल ऐसा बन गया। अब बच्चों ये दोनों सर्कल जो हैं ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो क्या करोगे, C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, उससे क्या आ जाएगा, B का वैल्यू, और B का वैल्यू तो रेडियस है। तो देखिए भाई, इसका सेंटर है 1, 1 और इसका सेंटर है 0, B। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस b। बच्चों दोनों साइड स्क्वायर खोल दीजिए, तो यहां से आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1। ये इसके साथ कैंसिल, इसको इधर लाओ, इसको इधर, 1 इज इक्वल टू 4b, b का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4, और विच इज इक्वल टू रेडियस। तो इससे आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको देखना है आपको क्या क्या कंडीशन गिवन है, आप लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये PYQs में था, ठीक है। तो थैंक यू भाई, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया हो। बिल्कुल बताना कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सारे जितने भी दोस्त हैं जिनको जरूरत है बहुत अच्छे कंटेंट की, ठीक है ना, तो आप जेई वाला उनको रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए भाई, टेक केयर। लगता है आज का जो लेक्चर है अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको फिर से एक एक पॉइंट को अच्छे से कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले बच्चों अपन ने क्या किया था, देखें भाई, सबसे पहले बच्चों अपन कर रहे थे पोजीशन ऑफ 2 सर्कल। अब देखिए मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। 2 सर्कल की पोजीशन अगर दूर है तो C1 C2 बच्चों क्या होता है, R1 प्लस R2 से छोटा होता है। इस केस में 4 कॉमन टेंजेंट आती है, 2 DCT और 2 TCT। क्लियर है क्या? उनकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अगर 2 सेंटर है, बीच वाला जो पॉइंट है जहां पे DCT जो है कट करती है इस C1 C2 लाइन को, वो बच्चों ये वाला पॉइंट इंटरनली यहाँ पे इन दोनों को कट करता है, और जो बाहर वाला पॉइंट है वो उसको एक्सटर्नली कट करता है इन द रेशियो ऑफ R1 रेशियो R2। अब बात करते हैं 2 पोजीशंस अगर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस केस में बच्चों 3 कॉमन टेंजेंट आएगी और कंडीशन होती है C1 C2 बराबर R1 प्लस R2। तीसरा सर्कल दोनों एक दूसरे को बच्चों कट कर रहे हैं, यानी ये सर्कल ऐसा कुछ बनेगा, और इस केस में 2 कॉमन टेंजेंट आती है। C1 C2 बच्चों R1 प्लस R2 से छोटा होता है पर R1 माइनस R2 के मॉड से बड़ा होता है। 2 कॉमन टेंजेंट बिल्कुल आपके पास आती है। चौथा है बच्चों, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है और वो जो सर्कल है वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, इंटरनली। तो इस केस में C1 C2 R1 माइनस R2 के मॉड के बराबर होता है, एक कॉमन टेंजेंट आपके पास आती है। आखिरी केस है, एक के अंदर एक सर्कल है, इसमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं आती, C1 C2 R1 माइनस R2 के मॉड से छोटा होता है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 2 पोजीशन देख सकते हो, उनकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट भी लिख सकते हो। इसके बाद अपन ने पढ़ा था बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल, जहां पे अगर एक सर्कल और 2 सर्कल दोनों 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो उन दोनों पॉइंट से पास होने वाले तमाम सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। अगर आपको एक सर्कल एक लाइन दे रखी है,
2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 से उन सारे फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। तीसरा मैंने बताया था आपको कि भाई आपका 2 पॉइंट गिवन है, तो आप क्या कीजिए, उनको डायमेट्रिकली पॉइंट मान के s इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए और उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। s प्लस लैम्डा l से आपके पास वो इक्वेशन भी आ जाएगी। और लास्ट में अपन ने देखा था कि एक लाइन पता है, एक पॉइंट उसके लिए टेंजेंट है, तो भाई उस पॉइंट पे आपने क्या किया, पॉइंट सर्कल लिख दिया, लाइन पता है, s प्लस लैम्डा l से आपने इक्वेशन भी निकाल दी। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है और अगले लेक्चर में अपन फैमिली ऑफ सर्कल से कंबाइन करने वाले जो सवाल हैं वो करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, तो भाई आज का लेक्चर अच्छे से कीजिएगा अगला लेक्चर करने से पहले। चलिए बाय, टेक केयर गाइस, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए क्योंकि ये मौसम है जो बीमार कर सकता है आपको। बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।